क्लियर आ रही है? ओके, फाइन। चलिए, तो फिर हमने कल देखा था सैम्पलिंग के मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा था, ठीक है। तो इनके क्या क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हमने कल थोड़ा सा देखा था, उसको आज हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें 4 हैं, प्रोबेबिलिटी में भी 4 हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी 4 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आता है क्लस्टर सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और चौथा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी 4 आते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसको आज हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। पहला आपका आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। जैसा कि नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है, इसमें कोई ऐसा हम बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। हम एक सिंपली इसको करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक दैट हेल्प्स इन द सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है, ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये बहुत ही मतलब बेस्ट टेक्निक है और ये टाइम सेविंग भी करता है और रिसोर्सेज की भी सेविंग करता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द trustworthy method of obtaining information where single member of the population is chosen randomly, ठीक है। मतलब कि ये ट्रस्टवर्दी है और इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट पॉपुलेशन हम एक डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें आप एक पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं और वहां से रैंडमली आप चूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 8th के स्टूडेंट पर महाराष्ट्र के किसी जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई शहर है, उसके 8th के स्कूल पर हम 8th के बच्चों पर हमें कोई रिसर्च करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वहां जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में या उस शहर में जितने भी 8th के बच्चे होंगे उन सबको हम क्या कर लेंगे, एक मतलब उनका एक पॉपुलेशन बना लेंगे, ठीक है। फिर उस पॉपुलेशन में से हम किसी को भी अपने मर्जी से जिसको भी हम उठाना चाहें उसको हम उठा सकते हैं विदाउट एनी बायसनेस, मतलब कि बिना किसी पक्षपात किए हमें किसी को भी उठा लेना है, ठीक है। इसमें और भी आगे टेक्निक्स आता है, अलग अलग रहता है इसमें, वो चीज हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक इस तरह से इसमें क्या रहता है, अ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों को हम क्या करेंगे कि सीरियल वाइज इस तरह से रख देंगे, ठीक है। 500 बच्चों का नाम या फिर उनका नंबर, उनको जैसे हम कोई नंबर दे देंगे, एक एक बच्चे को कुछ भी नंबर दे देंगे, ठीक है। उनको इस तरह से 500 बच्चों को एक रो में या एक कॉपी में एक टेबल में उसको रख देंगे उनके नंबर्स को। और इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में स्केल देखा था, जिसमें क्या आता था, ऐसे रहता था, उसमें ABCD लिखा रहता था इस तरह से और वो होल रहता था, उसमें हम लोग फिर कॉपी में क्या करते थे, पेंसिल से उसको बनाते थे। देखा है क्या ऐसा, मतलब स्केल था आप लोग के पास ऐसा? मैम हाँ मैम, वो स्टेंसिल होता है मैम, इंडिया के मैप के लिए भी आता था, हाँ हाँ पालन हाँ के लिए भी आता है, इंग्लिश के लिए भी आता है। हाँ, वैसा। तो वैसा क्या रहता है, गोला गोला ऐसे गोला गोला एक इंस्ट्रूमेंट जैसा रहता है, ठीक है। उसको हम कहीं पे भी इसमें रख देंगे ऐसे, और उस गोले के अंदर जो भी लोग आते हैं उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऐसा भी करते हैं। और उसके लिए एक और टेक्निक भी आता है, मतलब एक चार्ट नंबर रहता है, उसको कैलकुलेट कर करके हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें क्या करते हैं हम, सिंपली विदाउट एनी मेथड, कोई मेथड का फॉलो किए बिना, कोई क्लस्टर बनाए बिना, हम एक पॉपुलेशन डिफाइन करके उस पॉपुलेशन में से किसी को भी रैंडमली, जितने भी हमने सैंपल सेलेक्ट करना है, लाइक 500 है तो हमें 50 सैंपल लेना है, तो 50 हम किसी को भी उठा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? क्लियर है कि और कुछ इसमें जानना है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैम हम्म, वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आ रही, आ रही है। हाँ, हाँ मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बहुत सारी फील्ड में ऐसे हम किसी को भी अपने सैंपल के तौर पे यूज करते हाँ, हैं, इसका कोई पर्टिकुलर हम कोई मेथड यूज नहीं करते, बस आपको एक पॉपुलेशन अपना जो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें पॉपुलेशन डिफाइन करके आप किसी को भी उसमें से ले सकते हैं रैंडमली, ठीक है। कोई बायस किए बिना, किसी पक्षपात किए बिना आप किसी को भी जब उठा लेंगे तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा।
नेक्स्ट हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें जैसे कि ये क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स। इसको हम लोग क्लस्टर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरली जो ग्रुप्स बना रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें वो करना है, कोई रिसर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया हमारा एक मतलब क्या है, कंट्री है। ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज कंट्रीज का क्या हो गया, ये क्लस्टर हो गया। इंडिया कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, तो ये क्या है, अलग अलग क्लस्टर्स हो गए। ठीक है, मतलब नेचुरली ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इंडिया एक ग्रुप है, ठीक है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अमेरिका एक ग्रुप है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अब हमें इंडिया के अंदर क्या बनाना है, क्लस्टर्स बनाने हैं। तो कैसे देखेंगे, इंडिया के अंदर अब हम, इंडिया एक तो बड़ा क्या हो गया, कंट्री हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर सबसे छोटा हम क्या देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स होंगे तो उनका एक क्लस्टर है। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र एक स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया, यूपी स्टेट हो गया। ठीक है, एमपी स्टेट हो गया, ऐसी और भी जितने भी स्टेट्स हैं, सारे क्या हो गए, एक क्लस्टर हो गए। किसके क्लस्टर हो गए, इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करने वाले क्लस्टर। ठीक है, इंडिया के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स। क्लियर है। अब उसी तरह से अब जब हम किसी यूपी के अंदर जाएंगे मान लीजिए, ठीक है, तो यूपी के अंदर हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे। तो यूपी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जैसे अब मुझे यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स का पता नहीं है, लखनऊ है या फिर और भी ऐसे मान लीजिए कुछ भी डिस्ट्रिक्ट होगा। मैं छत्तीसगढ़ का बता देती हूँ, छत्तीसगढ़ का मेरे को पता है। तो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट्स है बहुत सारे। ठीक है, तो पहले आपका रायपुर आ गया, फिर उसके बाद बिलासपुर आ गया। ठीक है, तो ऐसे जब हम इनके क्लस्टर बन गए, ये किसके क्लस्टर्स हो गए, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले क्लस्टर, जो नेचुरली वहां पे क्या है, वो एग्जिस्ट करता है। रायपुर एक क्लस्टर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हमने नहीं बनाया या फिर किसी रिसर्चर ने उसको नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं। अब इसके अंदर भी हम जाएंगे तो इसके अंदर और रायपुर के अंदर अलग अलग छोटे छोटे शहर होंगे, नगर पालिका होंगी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, वो नेचुरली अकरिंग क्लस्टर्स होते हैं। क्लियर है, क्लस्टर्स क्या होता है, क्लियर है क्या। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैम एक बड़ा ग्रुप है, फिर उसके अंदर जो छोटे सब ग्रुप्स हम उसको क्लस्टर कर सकते जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है। ठीक है, एक छोटा सा कंपनी है, आईटी कंपनी है। तो उसमें क्या होगा, मतलब एक कंपनी है तो उसके अंदर क्या होंगे, प्यून्स होंगे। ठीक है, तो प्यून का एक क्लस्टर बन गया। ठीक है, अब उस वो कंपनी है 5-6 मंजिल की, तो उसमें 8-10 तो प्यून होंगे ही, गार्ड होंगे। तो वो जो एक कैटेगरी बन गई उनकी, तो वो हो गए। ठीक है, एचआरस होंगे उसमें, तो एचआर का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, और वैसे ही अदर एम्प्लॉय होंगे, कुछ मैनेजर होंगे उसमें, तो मैनेजर का अलग ग्रुप बन गया। कुछ क्या बोलते हैं, अदर एम्प्लॉय जो छोटे छोटे होंगे, जैसे कि उनके अंडर काम करने वाले, तो उनका अलग से ही क्या है, उनका ग्रुप है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं उनको जो नेचुरली जो, हाँ, कोई रिसर्चर उसको नहीं बनाता है, वो पहले से ही वो उस एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरली अकरिंग ग्रुप कहते हैं। क्लियर, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो हैं। यस इसमें मैम। क्या होता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ मेथड वेयर द रिसर्चर डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू सेक्शंस। मतलब कि वो पहले से ही रहता है, लेकिन उसको वो डिफाइन करता है कि ये सेक्शन है, मतलब इंडिया एक जगह है, कंट्री है, उसके अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, तो वो सेक्शंस है। लेकिन वो पहले से ही वो एग्जिस्ट करता है, बट उसको वो रिसर्चर जो है अपने समझने के लिए उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, क्लस्टर दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इनटू सेक्शंस और क्लस्टर दैट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि क्या है, कि वो पॉपुलेशन को पूरा रिप्रेजेंट करे, ऐसा वो क्या करता है, क्लस्टर डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब इसमें से वो क्या करेगा कि अब हमें रिसर्च करने के लिए अलग अलग क्लस्टर से उठाना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ एक क्लस्टर को उठा लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है, उसमें हमें अलग अलग क्लस्टर से नहीं उठाना है, सिर्फ हमें एचआर पे मतलब रिसर्च करना है, सिर्फ हमें एम्प्लॉयज पे रिसर्च करना है। ठीक है, तब इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे, मतलब नॉन होमोजीनियस भी होगा और हेट्रोजीनियस भी होगा। कैसे होगा, होमोजेनिटी कैसे होगी इनके अंदर, कि वो सभी क्या है, एक एम्प्लॉय हैं। ठीक है,
वो सभी एक एम्प्लॉय है, उनका सैलरी रेंज जो है वो एक ही है, 30 to 40 उनका सैलरी रेंज है। तो उनमें क्या हो गया, एक होमोजेनिटी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीजें? थोड़ा सा इनको माइंड में लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही सारी चीज उसमें पूछा जाता है एग्जाम में, समझने की जरूरत है ये सब। ठीक है, तो इनके अंदर क्या चीज होगी कि सभी के अंदर एक होमोजेनिटी होगी विद इन द ग्रुप। तो मतलब कि हमने देखा कि सभी मेल फीमेल इसमें सभी हैं, लेकिन इनका एक होमोजेनिटी क्या है कि सैलरी रेंज जो है इनका वो 30 to 40 एक ही है। ठीक है, तो इस क्लस्टर को उठा के हम क्या कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, तो वो क्या होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग होगा। क्लियर है क्या? यस मैम। मैम ऐसे कह सकते हैं कि एक बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर हमने बस ये देखा कि कितने बच्चे पीएचडी करने वाले हैं और उनका पे स्केल क्या है, तो वो तो हो गए हेटेरोजेनिटी वाले। और हम्म। फिर जो होमोजेनिटी वाले होंगे वो उस ग्रुप के अंदर फिर जो हम डिवाइड करेंगे वो उसको होमोजेनिटी कहेंगे, हाँ, मेल फीमेल या जो भी। ठीक है, जैसे कि आप पीएचडी का एग्जांपल ले लिया, तो एक कॉलेज में हम गए। ठीक है, तो एक कॉलेज में क्या है, मान लीजिए कोई एक कॉलेज है, तो वहां पे क्या होंगे, बहुत सारे क्लासेस होंगे, जैसे कोई एमए कर रहा होगा, कोई बीए कर रहा होगा। ठीक है, कोई क्या है, अब मतलब पीएचडी कर रहा होगा। ठीक है, ये सारे। अब एमए में भी क्या होंगे, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एमए को भी। एमए में अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर और भी कुछ, और संस्कृत, हिंदी वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमें रिसर्च करना है, तो हमने क्या किया कि तीन ये ग्रुप हमने बना दिया, एमएससी, बीएससी या फिर एमए बीए और पीएचडी का। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एमए में जितने बच्चे थे उन पे लेकर के हमने रिसर्च कर दिया, क्योंकि ये एक क्लस्टर है, इनके अंदर होमोजीनियस क्या है, इनके अंदर कि ये सभी एमए के बच्चे हैं। तो एमए के बच्चे हैं तो क्या होगा, उनका एज रेंज भी लगभग सेम होता है। ठीक है, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे एमए करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम उनका देखेंगे तो एज का रेंज जो होगा वो कैसा होगा, 22 से 30 के आसपास होगा। ठीक है, तो उनका एज रेंज सेम हो गया। ठीक है, और क्या है, उनका दूसरा होमोजिनिटी क्या है कि वो सभी क्या कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो ये उनके अंदर क्या हो गया, होमोजेनिटी हो गया। और इस ग्रुप के अंदर क्या है, अलग अलग ग्रुप में हम देखें तो हेट्रोजिनिटी है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों ग्रुप वो हैं उसी कॉलेज के बच्चे, लेकिन ये क्या है, एमए कर रहे हैं और ये क्या है, बीए कर रहे हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, एज डिफरेंस होगा, इनके सब्जेक्ट्स में डिफरेंस होगा, मतलब कि इनके नॉलेज में डिफरेंस होगा। ठीक है, पीएचडी और बीएससी का देखें तो भी ऐसे ही होगा कि इनके नॉलेज में डिफरेंस होगा, इनके एज में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये उनका क्या है, हेट्रोजेनिटी हो गया। तो इसमें से हम इस तरह से क्लस्टर बना के किसी भी एक क्लस्टर को लेकर के हम क्या कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, और उसे पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, पैरामीटर, डेमोग्राफिक पैरामीटर, जैसे एज का डिफरेंस हो सकता है, लोकेशन का डिफरेंस हो सकता है, सेक्स का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग चीज के अलग अलग चीज से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनकी होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी को देखते हैं। ठीक है, होमोजेनिटी मतलब कि उनमें क्या समानता है, हेट्रोजेनिटी मतलब उनमें क्या विषमता है या फिर क्या अलग है उनमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी हम जाते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी लगभग हमारे मिलता जुलता है क्लस्टर सैंपलिंग से, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इनमें जो ग्रुप्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा बोलते हैं। उसमें जो ग्रुप बनता था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्लस्टर बोल रहे थे, और इसमें जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्ट्रेटा लिखा भी होगा मैंने इसमें। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, सब ग्रुप्स में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड इनटू स्ट्रेटा बाय रिसर्चर, ये क्या करता है, रिसर्चर के द्वारा इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्लस्टर में क्या होता है कि वो नेचुरली अकरिंग ग्रुप होता है, उसको रिसर्चर नहीं डिवाइड करता, बस उसको वो डिफाइन करता है कि ये ग्रुप्स इसमें बन सकते हैं, वो पहले से ही वो ग्रुप एग्जिस्ट करता है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, रिसर्चर उस ग्रुप को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था, चार पैर वाले जो प्राणी हैं। ठीक है, तो चार पैर वाले प्राणी हैं, ऐसे हमारे तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, हाथी है, घोड़ा है, इस तरह से। तो स्ट्रेटा में क्या करेगा वो, हाथी का एक ग्रुप बनाएगा,
फिर उसके बाद क्या करेगा, शेर का एक ग्रुप बनाएगा, घोड़े का एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। और क्या है, इसी तरह से मतलब और भी खरगोश है, जितने भी हैं उनका वो एक ग्रुप बना लेगा, ठीक है। फिर उसमें क्या देखेगा, जैसे कि हाथी हमारे पास है 50 हाथी है टोटल, शेर हमारे पास 10 हैं, और हमारे पास क्या है, ये क्या था जो भी था, मतलब बंदर वगैरह जो भी, तो बंदर हमारे पास मान लीजिए 70 हैं, ठीक है। और हमारे पास जो खरगोश है वो 20 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन हमारा पूरा इतना था, जिसमें कि क्या थे, शेर भी थे, बंदर भी थे, भालू भी थे, और एलिफेंट जितने थे उतने हमने अलग अलग स्ट्रेटा इस तरह से बना लिया। अब उस रेशियो को हमें क्या करना है, अब जब हम सैंपलिंग लेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी से, जैसे कि इन सब का रेशियो क्या होगा, 5, शुरू में 50 है तो उसका क्या होगा 5:1:2, ये कितना है 70, यानी कि 7:20, ठीक है, 20 यानी कि 2, तो हमें इस टू यानी कि अनुपात, ठीक है, 5:1:7:2, तो हमें सैंपलिंग भी कैसे लेना पड़ेगा, इसी तरह से लेना पड़ेगा। तो 50 में से हम कितना निकालेंगे, 5, ठीक है, 5 निकालेंगे, या फिर आप 10 निकालेंगे तो उस हिसाब से इसमें से, तो इसमें से हमें कितना निकालना पड़ेगा 1, इसमें से हमें कितना निकालना पड़ेगा 7। समझ में आ रहा है ना, अनुपात वगैरह आप लोग को समझ में आता है ना। और इसमें से हमें कितना निकालना पड़ेगा 2, ठीक है। तो हमारी पूरी सैंपलिंग कितनी हो जाएगी 5, उसमें शेर आ जाएंगे, एक उसमें कितना आ जाएगा, ये हाथी आ जाए, 5 उसमें हाथी आ जाएंगे, एक शेर आ जाएगा, 7 उसमें घोड़े आ जाएंगे, और 20 उसमें खरगोश आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी 2 उसमें खरगोश आ जाएंगे। तो ये सैंपलिंग है, 50, 10, 70 और 20, ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन। क्लियर है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मैम हम्म, मैम मतलब जो जानवर की जो संख्या है वो अलग अलग है, परंतु उनको जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम किसी एक वैल्यू से कर रहे हैं, ताकि जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस ग्रुप में कितने अनुपात में से कितनी हम्म, हमें चीजें लेनी है। जी जी। अनुपात का मतलब ही वही होता है कि उसमें से कुछ एक कॉमन नंबर है जो वो निकला हुआ है, जैसे कि इन सभी में कॉमन नंबर क्या है 10, तो 10 निकला हुआ है, तो इसलिए ये 50 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको 10 लेंगे तो इसको कितना लेना पड़ेगा 2, इसको कितना लेना पड़ेगा 14, और इसको कितना लेना पड़ेगा 4, तो वो फिर से वही अनुपात में आ जाएंगे, 5:1:7:2 के अनुपात में, ठीक है। जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तो मैं अनुपात वगैरह और अच्छे से क्लियर करूंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं एग्जाम में। तो वो अनुपात नहीं पता है क्या आप लोग को, क्लियर नहीं है क्या अनुपात, मतलब रेशियो वाला जो चीज है, नहीं क्लियर है। मैम क्लियर है, मैं बस मैम मेरे को ना थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो मतलब एक अनुपात से मतलब एक कॉमन वैल्यू लेके सबको। हाँ, कॉमन वैल्यू हमें उसे अनुपात में लाना पड़ेगा, जितने भी हमारे पॉपुलेशन है उसे अनुपात में लाना पड़ेगा, अलग अलग हम उसको स्ट्रेटा बनाएंगे, स्ट्रेटा को हमें अनुपात में लाना पड़ेगा, और उस अनुपात से हमें उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ओके क्या ओके होता है, तो मैं हाँ, हाँ मैं मतलब ऐसा कह सकते हैं कि क्लस्टर सैंपलिंग में जो हमें ग्रुप है वो हमें पहले से मिला होता है और उसमें हम खुद ग्रुप बनाते हैं बनाते अपने हैं, अनुसार। यस। और उसमें क्लस्टर में क्या होता है, हम जो ग्रुप बना होता है उसमें से किसी भी एक ग्रुप को लेकर के हम रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसमें अपना ग्रुप बनाते हैं तो सभी ग्रुप में से कुछ 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 सैंपल हम लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, इंडिया में जैसे छत्तीसगढ़, यूपी, ये सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के भी अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट देखे थे, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उसके अंदर हम बहुत सारी स्कूल्स देखेंगे, उनमें से अलग अलग स्कूल में से किसी एक स्कूल को लेके हम क्या कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, तो ये हमारा क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में आप अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और उन सभी ग्रुप में से कुछ कुछ आप सैंपल लेंगे, एक अनुपात में आप सैंपल लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है, जी मैम। ओके।
Stratified sampling is often used where there is a great deal of variation within the population. कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? जहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे कि हमने ये एनिमल्स वाला देखा, तो 4 पैर के एनिमल पता नहीं बहुत सारे होंगे, है ना, हाथी घोड़ा से, जिसको हम अभी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने सारे। तो यहाँ पे वेरिएशन जहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है पॉपुलेशन का, उसमें हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप और होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा था, इसमें होमोजेनिटी अंदर होगा, विद इन द ग्रुप सभी क्या है, इसमें खरगोश है, सभी क्या है, घोड़ा है, सभी क्या है, हाथी है, सभी क्या है, शेर है। तो इसके अंदर के जो ग्रुप होंगे उसमें क्या होगा, होमोजेनिटी होगा, और बाहर बाहर के जो ग्रुप है उसमें हेट्रोजेनिटी होगा, अलग अलग कुछ चीजें इसमें अलग होगा। ठीक है, जैसे शेर क्या है, मान लीजिए शेर क्या खाता है, जानवरों को खाता है, लेकिन खरगोश क्या खाता है, फल वगैरह ये सारी चीजें खाता है, मतलब शाकाहारी है। तो इस तरह से इनमें कुछ कुछ क्या होगा, हेट्रोजेनिटी होगा। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में अलग अलग ग्रुप में। क्लियर? मैम इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब 4 पैर तो हमारे वो क्या मतलब हेट्रोजेनिटी हो गया और होमोजेनिटी उसके अंदर, तो फिर हमने अलग अलग जानवर लिए हैं वो हाँ, अलग ये अलग भी हो सकता है, मतलब कि वो रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किसको बेस लेकर के ग्रुप डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके मैम ओके। वो रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज को होमोजीनियस लेके ग्रुप डिवाइड कर रहा है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक, इसको हम इंसानों में देखते हैं, तो इंसानों में क्या है, अब इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, या तो हम उसको मेल फीमेल को लेके डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम उनका एज ग्रुप लेके डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उनके सैलरी को लेके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि वो रिसर्चर का माइंडसेट होता है कि वो किसको लेकर के किसको बेसिस बना करके वो ग्रुप डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैम क्लस्टर सैंपलिंग में होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी इसके अपोजिट रहता है क्या? हाँ, इसके अपोजिट रहता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी इसके अपोजिट रहता है। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड समझ में आया ना आप लोग को? वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी जो हमारे पास वो है, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, उसको हम क्या करेंगे, एक नंबर दे करके उनको हम ग्रुप में लाइन से उनको रख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया कि हर तीसरे इंसान को हम अपने सैंपल में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है। इस तरह से हमने पूरा डिवाइड कर दिया है, अपने पॉपुलेशन को नंबरिंग कर दी है। तो फिर हमने क्या बोला कि हर तीसरे इंसान को हम लेंगे। तो मान लीजिए पहले इंसान को हमने लिया, तो क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे को छोड़ तीसरे इंसान को हमें लेना है। ठीक है, तो जो सैंपलिंग किया है उसके बाद तीसरा इंसान कौन है, 1 2 3, तो ये वाला इंसान तीसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 2 3, तो ये वाला इंसान तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो ये वाला इंसान क्या हो जाएगा, तीसरा। हर nth तक अब वो रिसर्चर डिफाइन कर सकता है कि मैं दूसरे इंसान को लूंगा, तीसरे इंसान को, पांचवें सातवें, इस तरह से वो कुछ भी डिफाइन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी को नंबरिंग करके। क्लियर है? तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें होता है, देखिए एक बार पढ़ते हैं। यूजिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, मेंबर ऑफ द सैम्पलिंग आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन को एक जगह रख के एक रेगुलर इंटरवल में चूज करते हैं। जैसे एक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने इसी तरह से लाइंस तो बनाए थे, लेकिन उसमें हमने ये नहीं कहा था कि हम तीसरे इंसान को चूज करेंगे या पांचवें इंसान को चूज करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। हमने कहीं से भी किसी को भी उठा लिया, पहले इंसान को उठा लिया, सातवें को उठा लिया, 10वें को उठा लिया, दूसरे को उठा लिया। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में यही डिफरेंस है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम इसी तरह से एक अरेंजमेंट करते हैं पॉपुलेशन का, बट हम उसमें किसी को भी उठा लेते हैं। ठीक है,
लेकिन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम एक डिसाइड करते हैं कि हर तीसरे इंसान को, हर दूसरे इंसान को, चौथे, पांचवें, सातवें, वो रिसर्चर डिसाइड करता है कि मैं हर पांचवें इंसान को उठाऊंगा अपने सैंपल में। तो ये क्या होता है, सिंपल सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्लियर है सभी को? मैम इसको पॉपुलेशन में हम ऐसे कर सकते हैं कि हर तीसरे घर में या तो कोई डॉक्टर है या तीसरे घर में हर कोई एक गवर्नमेंट हाँ, उस तरह से जैसे हम बोलते हैं तो वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, फाइन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे कि हम इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, दूसरे को उठाया, पहले बार में क्या किया, एक को उठाया, फिर दो, तीन, चौथे को उठाया, फिर पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां को उठाया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। फिर उस यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे सिर्फ एक ही का गैप है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसी के अपोजिट सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में देखिए कैसा हो रहा है कि उसने अब हर दो, सभी में क्या है, दो दो का गैप है। हर तीसरे इंसान को ये क्या कर रहा है, अपने सैंपल में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है कि किसी बेसिस पे उसने क्या है, दो स्ट्रेटा बनाए हैं। तो एक में कितने लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। एक में 6 लोग हैं, एक में कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9। यानी कि इसका हमारा रेशियो क्या बना, 2:3 का बना, है ना? ठीक है, तो पहले से क्या किया उसने, पहले वाले ग्रुप से 2 इंसान उठाए और दूसरे वाले ग्रुप से 3 इंसान उठाए। तो ये हमारा रेशियो भी मेंटेन रहा और ये क्या हो गया, दोनों ग्रुप से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, अब क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या किया, उसने एक जगह में गया, वहां पे उसने 5 क्लस्टर बना दिए, 5 अलग अलग सब ग्रुप देख लिए, उसमें से 2 सब ग्रुप को उठा करके उन्होंने क्या कर लिया, रिसर्च कर दिया। तो ये क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लियर है? हम्म, मैम जो सर्टिफाइड वाली सैम्पलिंग है जैसे मतलब उसने एक रेशियो सेम बना लिया, अगर आगे जाके मतलब वो लेगा हर ग्रुप से 2 और 3 लोग। अगर आगे जाके मैम जो ग्रुप की जो टोटल पॉपुलेशन जैसे कि अगर वो 4 हुई, कहीं 3 हुई, तो वो उतने लेगा। और अगर कभी पॉपुलेशन अगर 2 ही है और उसको लेना 3 है तो फिर मैम वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखिए पॉपुलेशन इतने कम नहीं हो सकते, 2 ही है, 3 है, ऐसे पॉपुलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं भी आप आईटी कंपनी में जाएंगे तो 400-500 लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, और किसी भी जगह मतलब, तो यही चीज हमने एक शुरू में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो एक शुरू में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें कहा था कि प्रॉपर अवेबिलिटी ऑफ योर रिसोर्सेज। ठीक है, आप किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी अवेबिलिटी है या नहीं, ये चीज आपको शुरू में ही देखना था। तो ये चीज आपको शुरू में ही देखना है कि आप जिस चीज पे रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके पॉपुलेशन है या नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा कोई डिजीज पे रिसर्च कर रहे हैं जो डिजीज अभी तक हुआ ही नहीं है या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, कोई एक आध दो लोग ही मतलब बिरले जो पाए जाते हैं, तो उस पे आप कोई ऐसा जनरलाइज वाला रिसर्च पीएचडी थीसिस वगैरह नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसीलिए पहला ही आपका एक रिसर्च करने का शुरू में ही हमने पढ़ा था अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं, वो चीज आपको चेक पहले ही करना था। ठीक है, तो दो दो पॉपुलेशन, 3 पॉपुलेशन ऐसे नहीं हो सकता पॉपुलेशन आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, इज डिफाइंड एज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच अ रिसर्चर सेलेक्ट बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हम लोगों ने। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम चीजों को ज्यादा मतलब वो ओपन एंडेड होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लोज एंडेड होता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है ऑब्जेक्टिव यानी कि एक तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखें तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव जजमेंट है। ठीक है, उसमें रिसर्चर अपनी चीजें बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, वो प्री डिफाइंड है तो उसको वही चीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसा होता है कि सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, मतलब रिसर्चर अपने हिसाब से जैसा उसको लगता है, जहां से उसको कन्वीनियंट फील होता है कि हाँ मैं इस जगह से रिसर्च कर सकता हूँ, ये मेरे कन्वीनियंट एरिया में है, तो उस हिसाब से अपना सब्जेक्टिव, अपना विचार करके वो क्या कर लेता है, सैंपल चूज कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें रिसर्चर का सब्जेक्टिव ओपिनियन रहता है, अपना ओपिनियन रहता है। ठीक है,
This sampling method depends heavily on the expertise of the research. ठीक है, मतलब कि ये ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, रिसर्च के एक्सपर्टाइज में। जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि रैंडम सैम्पलिंग करना मतलब हर किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। हम इतना ज़्यादा रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो एक तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, प्लस रिसोर्सेज नहीं होता है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है किसी भी रिसर्चर के लिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग ही चूज करते हैं। तो रिसर्च की एक्सपर्टाइज यानी कि कहाँ पे आपका रिसर्च हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई मेडिकल फील्ड में रिसर्च करना है और आप किसी गांव में जाके रिसर्च करेंगे, मतलब सैम्पलिंग मेथड वहां से लेंगे, तो वो चीज सैम्पल टेक्निक वहां पे जाके फॉलो करेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको किसी हॉस्पिटल में जाके, जहां वो एक्सपर्ट एरिया है, वहां से जाके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। इट इज कैरिड आउट बाय ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्चर यूज इन वाइडली क्वालिटेटिव रिसर्च, मोस्टली यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ये ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। क्वांटिटेटिव में जनरली जो मेडिकल फील्ड वगैरह का रिसर्च होता है उसमें वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा ये जो योगा ह्यूमिनिटी से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटेटिव होता है, तो इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मेन आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैम, मैं जैसे ये बोल रहा था कि मैम इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से सैंपल उठा सकता है उस अपने कन्वीनियंस के अनुसार, मतलब कन्वीनियंट हर के चीज अकॉर्डिंग। प्रोसीजर। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता। जैसे प्रोबेबिलिटी में कल मैंने आप लोग को बताया था कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रतिदर्श बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, और मराठी में भी बताया था किसी ने कुछ। तो उसमें क्या होता है कि हर एक, हाँ संभावना, तो हर एक जो होता है, मतलब हर एक इंसान को इक्वल चांस रहता है उस सैंपल के अंदर आने का प्रोबेबिलिटी में, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग किसी को भी उठा लेता है, सबको इक्वल चांस नहीं देता है। ठीक है, अपने फ्रेंड है, लगता है कि हाँ ये मेरे काम आएगा, ये मेरी हेल्प करेगा, तो उसको ले लेते हैं अपने सैंपल के अंदर। या फिर जैसे कोई मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा रिसर्च करना है तो वो अपने जान पहचान वाले हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां से रजिस्टर में जितने भी लोग हैं उनको ले लेंगे और फिर रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, फिर इसमें पहला आता है कन्वीनियंस। नाम से ही उसमें देखिए पता चल रहा है कि कन्वीनियंट, जो रिसर्चर के लिए कन्वीनियंट होगा, जो रिसर्चर को इजिली अवेलेबल होगा, उसको वो क्या कर लेगा, अपने रिसर्च में इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, so convenient sampling is a non-probability sampling technique where sample are selected from the population only because they are conveniently available for the researcher। ठीक है, मतलब कि जो easily available है रिसर्चर के लिए, उसको वो क्या कर लेता है, अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेता है, उस पॉपुलेशन को या उस सैंपल को वो क्या कर लेता है, अपने रिसर्च में इंक्लूड कर लेता है, जो उसको इजिली अवेलेबल होता है कन्वीनियंटली। ठीक है, नाम से इसके क्लियर है, जो कन्वीनियंट हमें इजिली जो अवेलेबल हो जाता है उसको हम क्या कर लेते हैं, अपने रिसर्च में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो गया। दूसरा आपका होता है जजमेंट या फिर पर्पजिव सैम्पलिंग। ठीक है, जजमेंट या फिर पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या होता है, इट इज द जजमेंट सैम्पलिंग मेथड रिसर्चर सेलेक्ट द सैम्पलिंग बेस्ड प्योरली ऑन द रिसर्चर नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि जो रिसर्च के अंदर हम उनको इंक्लूड करते हैं जो उनके नॉलेज के अंदर है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई रिसर्च करना है। ठीक है, हमें योगा इंस्टीट्यूट्स पे कोई रिसर्च करना है, तो क्या करेगा वो जो रिसर्चर है, वो क्या करेगा, उनके नॉलेज में जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, या फिर आपको संस्कृत इंस्टीट्यूट पे, संस्कृत वेबसाइट पे कोई रिसर्च करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो जो आपको वेबसाइट पता है, उन वेबसाइट को, या फिर जो जो इंस्टीट्यूट्स आपको पता है, उन इंस्टीट्यूट्स को आप ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि संस्कृत इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं है कि मतलब 4-5 ही गिने चुने ही होंगे इंडिया में, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप जिनको जानते हैं या फिर जो आपके आसपास अवेलेबल हैं, आप उनको लेकर के उन पे क्या कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, जो उनके नॉलेज में है, जो उसी को लेकर के वो क्या कर लेगा, रिसर्च कर लेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, पर्पजिव सैम्पलिंग होता है। या फिर पर्पस को जो उसके फुलफिल करे, जो उसका पर्पस है, जो उस रिसर्चर का पर्पस है,
उसको वो क्या करे, फुलफिल करे, ऐसे सैंपलिंग को लेकर के वो क्या कर लेता है, रिसर्च कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पसिव या फिर जजमेंटल सैंपलिंग बोलते हैं। क्लियर? Researcher chosen only those people who they fit to participate in the research study। या फिर इसमें ये भी होता है कि जो रिसर्च, बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होते हैं या फिर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो उसको वो क्या छोड़ देगा, जो जिनसे पूछेगा कि हाँ मुझे इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको वो क्या कर लेगा, अपने रिसर्च में मतलब कि स्थान दे देगा, उनको सैंपल की तरह चूज कर लेगा। ठीक है, जो अपने जो सैंपल्स हैं वो क्या करेंगे कि अपना एक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मान्य करेंगे कि हाँ मैं अपने मतलब कैसे कैसे समझाऊं, जैसे कि हम किसी से पूछते हैं कि हाँ आपको मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ, इसमें आप इंक्लूड होना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो जब वो बोलेगा कि हाँ मैं, उसके मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक रिसर्चर जो एक सैंपल के मर्जी के अकॉर्डिंग जो चाहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, उसको इंक्लूड कर लेगा, उसको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप आइए ही, आपको करना ही है, ऐसा कोई फोर्स वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सैंपल होते हैं उसको वो क्या कर लेगा, इंक्लूड करेगा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पर्पस सैंपलिंग या फिर जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है, जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड द डाउनसाइड ऑफ दिस सैंपलिंग टेक्निक इज दैट द प्रो कन्वीनियंस दैट कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि एक तो ये साइंटिफिक नहीं है कि किसी को भी हम जो मर्जी है उसको ले लिया, जो मर्जी नहीं है उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका डाउन साइड क्या होता है कि जब हम ऐसे लोगों को लेते हैं तो हो सकता है कि वो हमारा रिजल्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए हमारे सैंपल को लेकर के। ठीक है, सैंपल्स की वजह से हमारा रिजल्ट जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर तरह से क्या किया है, सैंपलिंग नहीं किया है, जो भी चाहता था बस उन्हीं को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसका एक कॉन्स हो सकता है, प्रो एंड कॉन्स में हम प्रो साइड या फिर डाउन साइड, इसका जो ड्रॉबैक क्या है कि हमारा इससे रिजल्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, thus this research technique involve a high amount of ambiguity यानी कि अस्पष्टता। इसमें मतलब कोई स्पष्टता नहीं रहती है कि हमने इतने ऐसे पॉपुलेशन थे, उनमें से इतने लोगों को लिया है, ये इस तरह से हमने पूरा डिफाइन, जैसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में करते थे, ऐसा पूरा स्पष्ट नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, एम्बिग्यूटी होती है, यानी कि अस्पष्टता होती है हमारे सैंपल्स के बीच में, क्योंकि हमने इसे क्या फुलफिल करने के लिए हमने सैंपल्स चूज किया है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम इसमें एक उदाहरण हम कोचिंग सेंटर्स का भी तो ले सकते हैं कि मतलब एक रिसर्च करना है टॉपर बच्चों के ऊपर, तो खाली हम उसमें से टॉपर टॉपर लेने के एक उस पूरे इंस्टीट्यूट में हम पूरा वो नहीं निकाल हाँ, पाएंगे कि इसको पोस्ट कैसा कि रहा, फुल रिजल्ट क्या है, इंडिविजुअल ऐसा जॉब। नहीं ले सकते। यस, नेक्स्ट होता है हमारा कोटा सैंपलिंग होता है। कोटा सैंपलिंग जो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जैसे हमने रेशियो बनाया था, ठीक है, उसी तरह से रेशियो इसमें भी बनाते हैं, बट उसमें क्या है कि हमने पूरा पॉपुलेशन डिफाइन किया था कि डायबिटीज के लोग पूरे इंडिया में कितने हैं, फिर उसको अलग अलग स्ट्रेटा में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो इतना सब चीज इसमें हम नहीं करते हैं, लेकिन जितना भी हमारा पॉपुलेशन का रेशियो है, उस पॉपुलेशन के रेशियो को ही हम उसी तरह से मेंटेन करते हैं कोटा में भी। ठीक है, कोटा सैंपलिंग में। ठीक है, quota sampling is a non probability sampling technique where the assembled sample has the same proportion of the individual characteristic traits or focused phenomena। ठीक है, हम इसको भी क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये पूरा पॉपुलेशन हमारा डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेटा में पूरा हम एक पॉपुलेशन डिफाइन कर रहे थे कि डायबिटीज के कितने लोग हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक सिटी में जाकर के, किसी एक हॉस्पिटल में जाकर के, वहां जितने लोग हैं उनको ले लिया, उसमें मेल फीमेल कितने हैं, या फिर अलग अलग तरह से उसमें आप ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं रिसर्चर, जैसे कि हाई लेवल वाले डायबिटिक लोग कितने हैं, लो लेवल डायबिटिक लोग कितने हैं, फिर उनमें से जितने रेशियो है तो उस रेशियो को मेंटेन करते हुए वो क्या कर लेगा, सैंपल यहाँ पे इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कोटा सैंपलिंग करते हैं, सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग रहता है। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंस हाँ क्या है, यस बता मैम। मैम सकते हैं डिफरेंस क्या है स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा सैंपलिंग में? हाँ मैम, मैम इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो हम रेशियो पूरी पॉपुलेशन पर रखते हैं ना, वही सेम रेशियो हम जो हमारे जो सैम्पलिंग होती है
रेशियो चेंज नहीं करते हैं, जबकि जो क्लस्टर सैंपलिंग थी उसमें स्ट्रेटिफाइड वही बात को स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसमें और एक और ये मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जो पॉपुलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो पूरा होल नहीं होता है, एज अ होल नहीं होता है, हम कहीं एक जगह से ही बस उठाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम हमारा जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है, एज अ होल होता है, मतलब कि पूरे इंडिया का पॉपुलेशन होगा, उसमें से आप स्ट्रेटिफाइड करेंगे, मतलब उसमें से आप स्ट्रेटा बनाएंगे। लेकिन कोटा सैंपलिंग में आप अपने कन्वीनियंट कहीं भी जा करके वहां से एक पॉपुलेशन उठा लेंगे और उन्हीं का स्ट्रेटा बनाएंगे, मतलब उन्हीं का एक ग्रुप बनाएंगे और उनमें से सैंपल लेंगे। ये इनमें मेन डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस ही यही है कि प्रोबेबिलिटी में जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है, एज अ होल होता है, मतलब कि उसमें आप सभी लोगों को, जैसे डायबिटीज देख रहे हैं तो पूरे इंडिया में डायबिटीज या पूरे महाराष्ट्र में डायबिटीज, ऐसा देखेंगे। लेकिन कोटा सैंपलिंग में या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो पॉपुलेशन होता है वो पूरा डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, मेन डिफरेंस। मतलब इसमें अपनी जगह का देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसे देखना है तो रायपुर में कितना डायबिटीज वाले ऐसे देख सकते हैं। हाँ ठीक है, रायपुर में देखेंगे तो वो रायपुर तो बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर उस इसमें आप रायपुर में नहीं देखेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे, रायपुर के किसी एक जगह में जाके देख लेंगे, ठीक है। जैसे रायपुर का कोई शहर होगा छोटा सा, वहां जाके आप देख लेंगे तो वो कोटा सैंपलिंग। अब पूरा एज अ होल रायपुर का देखेंगे, फिर रायपुर में कहीं से भी आप सैंपल उठाएंगे तो हाँ छोटा क्षेत्र होगा, वो पूरा एज अ होल नहीं होगा उसका, ठीक है। तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। देखिए मेनली डिफरेंस जैसे क्या है कि टाइटल पे आता है आपका, ठीक है। जब आप टाइटल डिफाइन करते हैं तो आप लिखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में क्या है कि इतने डायबिटिक लोगों पे हम, मतलब पूरे महाराष्ट्र के या फिर पुणे के या फिर नागपुर के डायबिटिक लोगों पर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ऐसा आपने टाइटल में डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन जब आप सैंपल लेने जा रहे हैं तो आप नागपुर के किसी एक जगह से या किसी एक हॉस्पिटल से लेकर के आपने कर दिया रिसर्च, और आपने पूरा क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इसी आपने जो टाइटल में दिया है नागपुर पूरा, तो पूरे नागपुर में जितने लोग हैं उसको आप इकट्ठा करेंगे, फिर उनमें से आप कहीं से भी सैंपल ले लेंगे, उन पे आप रिसर्च करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके चलिए जी मैम। नेक्स्ट लास्ट इसका आता है स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। जैसा स्नोबॉल क्या होता है, जैसे हम बर्फीली वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्नो होता है, स्नो मतलब जो बर्फ गिरता है ना, स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो स्नोफॉल होता है तो हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो क्या करते हैं, जो बर्फ रहता है उसका गोला बना बना के हम इसको फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो वहीं से इसका नाम आया है, ठीक है। स्नो बॉल का मतलब यही है कि जो स्नो का बॉल बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकना। तो इसमें क्या होता है कि हमने एक रिसर्चर है, ठीक है, एक रिसर्चर ने एक बॉल बनाया, मतलब कि एक क्वेश्चन लिया, उसने क्या किया, एक अपने फ्रेंड के ऊपर फेंका, ठीक है। फिर उस फ्रेंड को बोला कि तू अब इसको 3 लोग को और दे देना, तो उसने क्या कर लिया, 3 लोग को और उसमें स्नो बॉल बना के, मतलब उस क्वेश्चन को फेंक दिया। फिर उसी तरह से इनको बोला कि आप फिर से अपने फ्रेंड, दो फ्रेंड को इसको प्लीज भरवा देना अपने दो फ्रेंड से। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो दो फ्रेंड, ये सभी क्या करेंगे, दो फ्रेंड को भरवाएंगे। तो इस तरह से जब आपकी सैंपलिंग बढ़ती जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आजकल यही होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, पहला जो इंसान होता है वो 2 लोग को ऐड करता है, फिर वो 2 को बोलता है कि आप फिर 2 लोग को ऐड करो, फिर उन दोनों को बोलता है कि 2 लोग को ऐड करो, फिर उन दोनों को बोलता है कि 2, तो इस तरह से जो एक मतलब कि जाल फैलता जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। क्लियर? डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग सैंपल, इट इज यूज टू चेन इफेक्ट, ठीक है। एक चेन इफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते, हमें मतलब हम हर किसी को नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं कि एक चेन इफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आपके 2 रिश्तेदार हैं, उनसे भरवा दीजिए,
ठीक है, जो इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जो डायबिटिक होंगे, उनको इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इस तरह से जो हम बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग हेल्प रिसर्चर फाइंड अ सैम्पलिंग व्हेन दे आर डिफिकल्ट टू लोकेट। कभी-कभी क्या होता है कि हम सैंपल लोकेट नहीं कर पाते। इसका एक अच्छा ऐसे एग्जांपल होता है, मान लीजिए कि हमें किसी उस पे रिसर्च करना है, जो लोग कोई ड्रग एडिक्ट हैं या फिर इस तरह से कोई एडिक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है, तो उन पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो जो कर रहा है हमें पता है, फिर भी उन चीजों को वो नहीं बताएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक कोई फ्रेंड बनाएंगे, मतलब जो एडिक्ट कर रहा है, फिर उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे जो भी चीज है, हम ऐसा रिसर्च कर रहे हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चनर भरना है, प्लीज इसको भर दीजिए, ऐसे करके। फिर उसके बाद उनको क्या बोलेंगे, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं कि आपके जो भी ऐसा क्योंकि जो एडिक्ट कर रहा है उनके 2-4 फ्रेंड तो होते ही हैं, सबको पता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि उनको भी भरवा दीजिएगा थोड़ा सा, प्लीज मेरे उस पे रिसर्च पे हेल्प करिए करके। तो फिर वो जाके 2-3 लोग को और दे देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्योंकि हम किसी के घर में जाके ये नहीं बोल सकते कि आपका बेटा जो है एडिक्ट करता है, मुझे उससे क्वेश्चन आर भरवाना है, मार के निकाल देंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से जो जिसको हम लोकेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग का। ठीक है, मैम अपने काम में कुछ दूसरों से करवाना, हाँ। यार एक काम करिए, सर्वे को तू कर ला, तू कर ला, तू कर ला, तो हम्म। ना तो होगा बताओ। हाँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बट आपका रिसर्च जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रेफरल प्रोग्राम भी कहते हैं, जैसे रेफरल देना किसी को कि जैसे हम कोचिंग सेंटर्स में भी होता है कि हाँ आपने यहाँ से पढ़ा, कैसा पढ़ाते हैं, तो कोचिंग सेंटर वाले बोलते हैं अगर हमें आपका मतलब अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स को रेफर करिए, ऐसे करके। तो ये रेफरल प्रोग्राम जो होता है उसमें भी ये होता है। ठीक है, on the researcher find suitable subject, he asks them to assist to seek similar subject for form a considerably good sample size। ठीक है, मतलब 1-2 सैंपल साइज उसको मिल जाता है, तो वो उन्हीं सैंपल्स को बोलता है कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, ताकि वो उसके पास एक अच्छा खासा सैंपल कलेक्ट हो जाए, सैंपल्स कलेक्ट हो जाए। इसलिए वो क्या करता है कि और उन्हीं सैंपल्स को बोलता है कि आप और अच्छे से इसको मतलब दूसरों को भी बताइए, ऐसा करके। क्लियर है स्नोबॉल सैंपलिंग? यस मैम। सारे सैंपलिंग टेक्निक्स आप लोग क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट वेरिएबल वगैरह हम लोग कल देखेंगे। वैसे वेरिएबल थोड़ा सा हम देख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, जिसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और जिसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जिस पे दिखता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, कॉज बोल सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इफेक्ट दिखता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर हो रहा है ना, फास्ट तो नहीं लग रहा है। नहीं मैम, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल वही होता है कि इन दो वेरिएबल को छोड़ करके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ करके, उस रिसर्च को या उस वेरिएबल को इफेक्ट करने वाले अदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे उनका क्लाइमेट कंडीशन हो सकता है या फिर उनका फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है। जैसे कि हमने कल ही एक दिन और मैंने आप लोग को बताया था शायद इससे रिलेटेड, कि हमें मेंटल स्ट्रेस पे हमें देखना है। ठीक है, कोई एक रिसर्च कर रहा है हम स्टूडेंट्स के मेंटल स्ट्रेस पर या फिर उनका वर्क परफॉर्मेंस पर, कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, क्या इफेक्ट कर रहा है। तो हमने एक लिया कि एक हमने लिया कि उनके टीचर्स अच्छे नहीं है या फिर उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है और इसलिए उनका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। दो वेरिएबल लिए हैं हमने। ठीक है, कि एक उनका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, और दूसरा वेरिएबल क्या लिया हमने कि उन बच्चों का वर्क परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ये तो दो वेरिएबल हो गए, लेकिन इसको इफेक्ट करने वाले और भी कंडीशन हो सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्क परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से कुछ बच्चे कोचिंग जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें कोचिंग नहीं जाते होंगे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये भी उनके वर्क परफॉर्मेंस को क्या करेगा,
मतलब कि इफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा एक ये हो सकता है कि उनके घर का माहौल कैसा है। किसी के घर में बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब कि पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होती रहती है या फिर पेरेंट्स में मतभेद रहता है, तो इसकी वजह से भी बच्चों में स्ट्रेस आ जाता है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और किसी का घर का जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा होगा, उन फैमिली में मतलब सभी लोग बहुत अच्छे से रहते होंगे, तो इस वजह से उनका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, जो रिसर्चर क्या है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। उस पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, या फिर मिनिमल कंट्रोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है?